नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक प्राइवेट बैंक है। एक्चुअली सबसे बड़े मतलब इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 7.5 लाख करोड़ के आसपास। और इस कंपनी के देखिए जो फिलहाल की सिचुएशन है, अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन आपको सस्ता दिखेगा। तो हर बैंक्स में आपको वैल्यूएशन हमेशा सस्ता दिखेगा और आरओसी आरओई आपको हमेशा बेस्ट तरीके से आपको आरओई देखना चाहिए। तो आरओई 15% के ऊपर हो तो ठीक है। तो यहाँ पे 15% के ऊपर ऑब्वियसली देखने को मिले। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिले, करीबन 35,400 करोड़ के आसपास। और डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली डेप्थ देखने को मिले, क्योंकि डेप्थ जितना बड़ा ज़्यादा होगा उस बैंक का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज 24,000 से 31,000, उसके बाद 40,000 के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास, ऑब्वियसली करोड़ में है। तो इस तरीके से देखिए रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ, हर साल में कंपनी खुद के रेवेन्यू को बढ़ाते चले गए, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, उसके साथ-साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और जिसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, 6,900 करोड़ से 9,000 करोड़ बना, उसके बाद 11,500 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथेबल प्रॉफिट देखने को मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, सर इसी तरीके से तो एचडीएफसी बैंक का भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एचडीएफसी बैंक क्यों भाग नहीं रहा, जो आईसीआईसीआई बैंक भाग रहा है? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक लगातार हाई करते चले और लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना था और इस पैटर्न्स को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेक करने के बाद देखिए जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने एंट्री लिया और आपके साथ शेयर भी किया कि जब नीचे इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे 200 डेज ईएमए को बार-बार रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे बाउंस करने का चांसेस ज़्यादा है। तो फाइनली देखिए बाउंस करके ब्रेकअप मतलब ब्रेक अप करके ऊपर गया और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। मान लेता हूँ ज़्यादा टारगेट नहीं था, करीबन 16% के आसपास था, तो फिर भी 16% के आसपास जो टारगेट मिला, वो थोड़ा-सा टाइम पीरियड जो लगा है यहाँ पे, कितना टाइम लगा? 233 डेज़। देखिए 233 डेज़ मतलब 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 16% टारगेट दिया। देखिए हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इसीलिए करते हैं कि 15% के ऊपर एवरेजली हम लोगों को साल भर रिटर्न मिले। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर 16% रिटर्न मिलना, वो भी 1 साल के अंदर-अंदर, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली पॉज़िटिव बात है। बाकी हर किसी के पास अलग-अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को आप अगर खुद वेरीफ़ाई करके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को समझकर काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है करीबन 15,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 170 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो बुक वैल्यू है 106 के आसपास है और कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। मतलब डेप्थ भी अच्छा खासा है और इनकम भी देखा जाए तो ठीक-ठाक है और उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है और उसी के कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या है? मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। देखिए कंपनी के ऊपर एक टेंडर मिला था। वो कहाँ से मिला था? असम से। असम से कंपनी को अभी असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो असम के स्टेट बस है, तो उस बसेस के 10 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर्स ओलेक्ट्रा गिनटेक को दिया गया था। अभी देखिए इस ओलेक्ट्रा गिनटेक ने क्या किया, उस बसेस को ऑर्डर को सप्लाई ज़रूर दिया। वो कब दिया? 90 डेज़ के अंदर-अंदर और उसका टाइम पीरियड कम दिया गया था, वो 90 डेज़ लगा दिया। तो जिसके चलते है अभी ऑर्डर्स टाइम में डिलीवरी ना करने के कारण शेयर में एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला। मतलब देखिए यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी एक एक देखिए, अब मान के चलिए आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जिस कस्टमर से हम टेंडर लिया, उस कस्टमर को आपको एक प्रोडक्ट डिलीवरी करना था, मान के चलिए 30 डेज़ के अंदर-अंदर। तो आपने वो डिलीवरी मान के चलिए 45 डेज़ में किया। तो आप कहेंगे सर डिलीवरी तो मैंने कर दिया, सारे के सारे चीज़ सही में दिया। हाँ, ये सही में दिया मगर आपने जो टाइम लगा दिया, टाइम के बाद में हुआ, इसका मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट टाइम वही कंपनी अगर जब टेंडर देने के लिए सोचेंगे तो एक बार वो ज़रूर रुक जाएगा, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि मैं बड़ा टेंडर देने वाला हूँ, छोटे टेंडर में वो
15 दिन ज़्यादा लगा दिया, तो जो बड़े टेंडर में अगर और भी ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो मेरा तो बिज़नेस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। तो इस कारण की वजह से थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले और देखिए, जो फॉलिंग सिचुएशन था, उसको फिर से रिकवरी ज़रूर करेंगे क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ के बेसिस में कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम डिलीवरी नहीं कर पाए, मगर प्रोडक्ट तो सही सही तरीके से डिलीवरी किया, सही प्रोडक्ट डिलीवरी किया, जिसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट ज़रूर होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर मैं बहुत बुलिश हमेशा रहता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी बना था, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और एक रेंज भी बना था यहाँ पे बाइंग का रेंज, मगर यहाँ पे नीचे नहीं आया तो इसलिए मैं इस पैटर्न्स को एंट्री नहीं लिया। रेंज का मतलब क्या है? आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज़ के ऊपर क्या बना था, एक रेंज मतलब यहाँ पे बाइंग रेंज बना। यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज बना और टोटली जो बाइंग रेंज बना टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो 44% के आसपास। जो मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो 44% के आसपास रेंज बना और जब भी नीचे आया इस लेवल को वो टच करने से पहले क्या किया, यहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश किए और अच्छा खासा एक टारगेट को अचीव किए। और टारगेट अच्छा खासा टारगेट अचीव होने वाले थे, मगर यहाँ पे एंटी ही नहीं हुआ, तो मैंने इस एंटी को नहीं लिया। मैं इंतजार किया दूसरे एंटी का, तो फिर दूसरी बात मुझे काफ़ी ध्यान पैटर्न्स मिला, तो यहाँ पे मैंने एंटी लिया और एंटी लेने के बाद शानदार तरीके से पैटर्न्स को टारगेट पे अचीव किया। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो बाइंग कैंडल बना, इस पूरा बाइंग कैंडल को मैंने मार्किंग किया, तो यहाँ पे भी एक रेंज बना 30% के आसपास। तो इस 30% के आसपास टारगेट पाने के लिए कंपनी को नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल को टच करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बाउंस बैक करे तो फिर से एक अलग लेवल का एंटी और टारगेट बनेगा। तो इतने सारे एंटी और टारगेट हमेशा बनते रहते हैं। अगर सही कंपनी आपने ढूंढ लिया, सही तरीके से कंपनी आपने फाइंड आउट किया, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बहुत बार एंटी लेवल्स देखने को मिल जाएगा। तो एज ए स्विंग बेसिस में सारी चीज़ों को फॉलो अप करके, सारी चीज़ों को देखकर सीखकर काम कर सकते हैं क्योंकि देखिए, काम करना हर अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं। तो मैं जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं खुद काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी उससे कुछ मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीख पाए और सीखने के बाद आप खुद बैक टेस्टिंग कर पाए और आपके ऊपर भरोसा करके वो उस कंपनी के ऊपर काम कर पाए। यही मेरा मेन थिंकिंग है क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है, मेरे कोई पेड वर्जन भी नहीं है। सारी चीज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी चार्जेस मैं किसी से आज तक नहीं लिया और मैं कभी लूँगा भी नहीं। मैं आपको आज से ही बोल रहा हूँ, आप कभी भी मैं लूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, तब मैं चैनल को बंद भी कर दूँगा। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही सीखें। देखिए, फ्री का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, मैं जानता हूँ। जो लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़ के रखा है, मतलब इतने सालों तक मेरे साथ है, तो उसको पता है मैं जब-जब ट्रेल लिया, जब-जब कंपनीज़ के ऊपर काम किया, मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको लगे कि हाँ, सर ने एंट्री लिया और एग्ज़िट जहाँ पे हुआ, उस एग्ज़िट पॉइंट को भी दिखाया। इसका मतलब आपको एक भरोसा क्रिएट हुआ। तो इस बेसिस में आप काम कर सकते हैं। बाकी आपका कमेंट्स है ज़रूर मुझे ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक बेस्ट कंपनी मुझे लगता है क्योंकि कंपनी इतना छोटा भी है, 4000 करोड़ के आसपास है, फिर भी इस कंपनी में दाम है क्योंकि आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो भी शानदार देखने को मिले और कंपनी के एनुअल इनकम भी 89 करोड़ के आसपास है और डेप्थ एकदम जीरो है। और मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के जो बिजनेस है वो आरओसी एंड आरओई सर आज अच्छा नहीं हुआ, पहले भी अच्छा था, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार है और डेप्थ एकदम जीरो है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी इंडिया में 76%, वर्ल्ड में 24% के आसपास बिजनेस कर रहा है। और कंपनी के बेसिकली जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप सभी जानते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ और भी करने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर हर किसी का फोकस है और कंपनी आदर्श प्रोडक्ट के ऊपर 5% बिजनेस कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उसमें पेयर जो कंपनी है इसका, वो कौन है? केमिकल सेक्टर से है, अधिसाप और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी है। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज से जो इसका कंपटीटर है उसमें से ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, एसआरएफ है, पीआई है, साथ ही साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज है और भी लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। इतना लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो पेयर कंपनी देखिए लंबा लिस्ट मिल जाएगा। अधिसाब इंडस्ट्रीज भी है, जहाँ पे अधिसाब इंडस्ट्रीज में अगर आपको मैं अधिसाब इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करूँ तो वो देखेंगे तो पेडिलाइट भी है, एस्ट्रॉल भी है, साथ ही साथ और भी वायर रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, रेन इंडस्ट्रीज भी है। और स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी लंबा लिस्ट दिखेगा। आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस, फाइन ऑर्गेनिक, इस तरीके से कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपनी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड जिसको कस्टमर बना के रखे हैं, मतलब जिसको प्रोडक्ट को खुद वो डिलीवरी करते हैं, प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं, वो कौन सा है?
आप देख सकते हैं अरविंद लिमिटेड, तो उसके साथ-साथ बॉम्बे डाइंग जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऊपर काम करते हैं, दीपक फर्टिलाइज़र एंड फार्मास्यूटिकल्स सॉरी पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके साथ-साथ इंद्रो रामा जो कंपनी है, उसके साथ-साथ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनी को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, रेमंड को बेचते हैं। तो इस तरीके से दिग्गज-दिग्गज कंपनी को वो प्रोडक्ट बेचते हैं, बिरला से लेकर अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर प्रोडक्ट को वो सेल ऑफ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको पता है, तो उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा जता सकते हैं। तो कंपनीज़ के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल के जो जर्नी हुआ, अगर मैं इस जर्नी को मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कोविड के पहले कंपनी का जो सिचुएशन था, वो उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। 2015 में कंपनी स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2021 तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करता रहा। 2021 के बाद कंपनी धमाका स्टार्ट की है। ओवरऑल 2020 से कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 3000% के आसपास आपको रिटर्न दिया, मतलब 30 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। तो फाइनली एक एंट्री यहाँ पे मुझे मिला, जो एंट्री कुछ इस तरीके से मिला, एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, कंपनी ने एक करेक्शन दिखाया और करेक्शन के बाद ब्रेकआउट करने के बाद एक करेक्शन दिखाया और मैं इंतजार करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट तक वो फेस कर सकते हैं। उसके बाद वो बाउंस बैक करेगा। अगर बाउंस बैक करे तो कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 580 के आसपास, जो निकल कर है करीबन 47 के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट और एंट्री लेवल्स मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।